नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक होगा जहांगीर। इससे पिछले की वीडियो में लोग अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अकबर के 2 वीडियो मैंने बनाए थे, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, अकबर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जहांगीर, तो जहांगीर के बारे में ये जानेंगे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, उनके शिक्षक कौन थे, उनकी पत्नियां कौन कौन थी, उनका विवाह किनके साथ हुआ था, और उनकी माता और उनके पिता के बारे में हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जहांगीर का जो शुरुआती नाम था वो सलीम के नाम से जाने जाते थे। सलीम का नाम जो सलीम नाम रखा गया, ये अकबर के द्वारा रखा गया था। ठीक है, जो आपके क्या नाम है, शेख सलीम चिश्ती हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है, शेख सलीम चिश्ती जो कि आपके सूफ़ी संत थे, वो काफ़ी प्रिय थे अकबर के। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इनका नाम सलीम पड़ा। ठीक है, तो सलीम बाद में ये जहांगीर हो गए। तो जहांगीर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखेंगे तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 30 अगस्त 1569 में। तो ये आप सन याद रख लेंगे, 1569 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। तो परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। वैसे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो सन पे नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर पूछा ये जा सकता है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए जो शिक्षक थे इनके, वो शुरुआती शिक्षक जो थे वो बैरम खां थे। ये शुरुआती शिक्षक थे, ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछता है। बैरम खां थे, लेकिन जो लंबे समय तक इनके शिक्षक रहे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। तो बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना थे, जो कि शिक्षक थे जहांगीर के। इसीलिए प्रश्न आएगा, अगर शिक्षक के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, तो आपका आंसर जो होगा वो अब्दुल रहीम खाने खाना होगा। विवाह देखेंगे तो विवाह देखेंगे तो ये इनकी मुख्य रूप से देखेंगे, यहाँ पर 3 पत्नियां हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उदय सिंह और भगवान दास और नूरजहाँ और साहिब जमाल जो इनकी रखेल थी। ठीक है ना, तो साहिब जमाल भी नाम याद रखेंगे। वैसे जो परीक्षा में प्रश्न आएगा यहाँ पर पत्नियों के संबंध में, ये 3 नाम महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो उदय सिंह जो यहाँ पर देखेंगे, उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई। उदय सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे। उदय सिंह कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। उनकी पुत्री थी जगत गोसाई और उनके पुत्र थे खुर्रम। तो देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है खुर्रम। और ये खुर्रम ही कौन है? शाहजहाँ है। ये भी याद रखेंगे। शाहजहाँ बाद में उपाधि दी जाती है जहांगीर द्वारा। जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र को शाहजहाँ की उपाधि दी जाती है। कब दी जाती है इसका जिक्र करेंगे आगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो शाहजहाँ खुर्रम ही शाहजहाँ हैं। फर्स्ट टाइम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उदय सिंह जो कि मारवाड़ के राजा था, उनकी पुत्री जगत गोसाई जो जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती हैं, और उनके पुत्र थे खुर्रम, जिनको बाद में शाहजहाँ कहा गया। शाहजहाँ उपाधि दी गई जहांगीर के द्वारा। कब दी गई इसका जिक्र भी आगे करेंगे। भगवान दास जो कि आमेर का राजा था, उनकी पुत्री थी मानबाई और पुत्र इनके हुए खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे खुसरो किसके पुत्र हैं? मानबाई के पुत्र हैं। मानबाई क्या कर लेती हैं, ये आत्महत्या कर लेती हैं खुसरो से दुखी होकर और जहांगीर से दुखी होकर। किन्हीं बुकों में जहांगीर के संबंध में लिखा है कि जहांगीर से दुखी होकर ये फांसी का लगा लेती हैं, और कहीं कहीं लिखा है खुसरो से दुखी होकर ये फांसी लगा लेती हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि खुसरो किसके पुत्र थे? तो मानबाई के। और मानबाई किसकी पुत्री थी? भगवान दास जो कि आमेर के राजा थे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, साहिब जमाल जो कि रखेल थी जहांगीर के, इनके 2 पुत्र थे शहरयार और परवेज। ज़्यादातर जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो शहरयार को लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर शहरयार याद रखेंगे, क्योंकि नूरजहाँ ने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से कर दिया था। नूरजहाँ अब भी आ जाएगा। नूरजहाँ जिसने इनका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। देखेंगे नूरजहाँ भी इनकी पत्नी थी जहांगीर की। ठीक है,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी नाम देखेंगे। तो इनकी कितनी पत्नियां हो गई, तो जगत गोसाई, मानबाई और नूरजहां, ठीक है। और इनकी एक प्रेयसी भी थी अनारकली, जो अक्सर आप लोग सीरीज वगैरह या मूवी वगैरह देखते हैं तो अनारकली का जिक्र किया जाता है जहांगीर के संबंध में, ठीक है। तो अनारकली जो थी वो प्रेयसी थी, ना कि पत्नी थी, ठीक है, मतलब प्रेमिका कह सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से थी। तो मतलब कि 4 कैरेक्टर यहाँ पर भी, एक कैरेक्टर और भी है अनारकली का भी। तो इन चारों पांचों का जो संबंध है वो किससे है, जहांगीर से, ठीक है। अब ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर जो राज्याभिषेक हुआ है जहांगीर का, वो कहाँ हुआ है, तो देखेंगे आगरा के किले में। कब हुआ है, 1605 में। ये सन इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा गया, लेकिन किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये वनडे टाइप की परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न कि जहांगीर का राज्याभिषेक किस सन में हुआ है। 1605 ईस्वी में हुआ है, आगरा के किले में हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हुई जहांगीर के संबंध में। अब देखेंगे जहांगीर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसका जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे न्याय की जंजीर के बनवाने के संबंध में इनको जाना जाता है। न्याय की जंजीर बनवाई थी आगरा में, ठीक है। न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया। तो न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया, क्योंकि न्याय के लिए जाने जाते थे, इसे न्याय की जंजीर का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। तो ये संबंध में प्रश्न आता है, न्याय की जंजीर का निर्माण किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि खुसरो की हत्या करवा दी गई। खुसरो की हत्या, देखेंगे खुसरो की हत्या बहुत महत्वपूर्ण है। खुसरो जो कि यहाँ पर देख पा रहे मानबाई के पुत्र हैं खुसरो, ठीक है। तो खुसरो की हत्या करने मतलब यानी कि इसका मतलब ये यहाँ कि जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या करा दी। क्यों करा दी, क्योंकि खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह का समर्थन जो प्राप्त था वो सिख गुरु, 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था। और गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दे दी जाती है। यहाँ पे देखेंगे गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने। और बाद में खुसरो को अंधा कर दिया था और बाद में हत्या कर दी जाती है। और हत्या करके इलाहाबाद में इनकी कब्र है, इलाहाबाद में खुसरो को दफना दिया जाता है, ठीक है। आगरा से इलाहाबाद ले जाया जाता है इनके शरीर को, खुसरो के शरीर को, और वहाँ पर ले जाकर दफन कर दिया जाता है। तो ये भी परीक्षा का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खुसरो का मकबरा कहाँ है, तो खुसरो का मकबरा कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। फिर देखेंगे अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर अबुल फजल की हत्या भी करा दी जाती है। वो भी किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा कराई जाती है। ये अकबर जब जीवित थे तब की बात है, ठीक है। और अबुल फजल की हत्या की जाती है किसके द्वारा, बुंदेला सरदार वीर सिंह के द्वारा कराई जाती है। इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें पूछा थी, अबुल फजल की हत्या किसने कराई थी और खुसरो की हत्या किसने करवाई थी, और खुसरो का मतलब कि खुसरो की कब्र कहाँ है, कहाँ दफनाया गया, ये भी परीक्षा का प्रश्न है, ठीक है। अब देखते हैं कि जहांगीर के संबंध में साम्राज्य विस्तार, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की क्या नीतियाँ थी इनकी, साम्राज्य विस्तार कहाँ इन्होंने किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो जहांगीर के संबंध में आता है वो है मेवाड़ का अभियान। कौन सा अभियान है, मेवाड़ का अभियान। तो मेवाड़ का अभियान का महत्व, शुरुआती अभियान जो चला मेवाड़ को लेकर वो काफ़ी असफल रहा, उसका कोई निर्णय नहीं निकला, लेकिन बाद के कुछ अभियान जो चले उसमें कुछ सफलता प्राप्त हुई। और ये मेवाड़ का अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे वो खुर्रम कर रहे थे। और खुर्रम के ही कहने पर ही यहाँ पर मेवाड़ के राजा जो कि राणा अमर सिंह थे। मेवाड़ के राजा कौन थे, राणा अमर सिंह। किसके पुत्र थे, राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप के पुत्र थे, जिसकी लड़ाई हल्दी घाटी के युद्ध में, आप जाने महाराणा प्रताप के बारे में जाने रहे, उनकी लड़ाई अकबर के साथ होती है, हल्दी घाटी की होती है। तो उन्हीं के पुत्र थे राणा अमर सिंह। तो राणा अमर सिंह और मुगलों के मध्य संधि हो जाती है। यहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा होता, तो खुर्रम कर रहे हो, तो खुर्रम के कहने पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता यहाँ मुगलों को मिलती है अमर सिंह को, मतलब मेवाड़ की संधि को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे किन किन ने नेतृत्व किया, कौन कौन विभिन्न अभियान चलाए गए विभिन्न वर्षों में। देखिए 1608 में अभियान चलाया गया महावत खां के नेतृत्व में, 1609 में अभियान चलाया गया अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, और 1613 में अभियान चलाया गया खुर्रम के। और देखेंगे 1613 वाला देखेंगे अभियान अंतिम है, और खुर्रम के कहने पर, यानी शाहजहाँ की उपाधि खुर्रम को दी गई। इन्हीं के कहने पर ये मेवाड़ मतलब मेवाड़ और मुगलों को लेकर संधि होती, यानी राणा अमर सिंह और मुगलों के मध्य संधि हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिलती है खुर्रम को, यानी कि शाहजहाँ को यहाँ पर, ठीक है, और जहांगीर को भी, ठीक है।
अब देखते हैं दक्षिण विजय की बात कर लेते हैं। दक्षिण विजय की जब बात आती है तो अहमदनगर को हमको दिमाग के अंदर रखना है अहमदनगर नगर हमको दिमाग में रखना है। और अहमदनगर के वजीर थे, काफ़ी योग्य वजीर थे, उनका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर का भी जिक्र किया जाता है। मलिक अंबर किसके समय में, जहांगीर के समय में दक्षिण में शासन करते थे। और योग्य सेनापति उनके साथ थे जो कि दरबार में थे, मलिक राजू थे। ठीक है, इन दोनों के चलते अहमदनगर पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। अतः खुर्रम ने फिर से अपनी योग्यता का परिचय दिया, यानी शाहजहां ने अपनी योग्यता का परिचय दिया और यहाँ पर फिर संधि हो जाती है। जिस तरह से मेवाड़ की संधि होती है वैसे अहमदनगर को लेकर भी संधि हो जाती है। और संधि में अहमदनगर और मुगलों के मध्य संधि हो जाती है। ठीक है ना। और इसी संधि के चलते चलती तो जहांगीर प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर शाहजहां को उपाधि देता है शाहजहां के पास। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस अभियान के बाद दी थी या किस अभियान की सफलता के बाद दी थी। तो वो अभियान था अहमदनगर को लेकर। ठीक है ना। और अहमदनगर में उस समय कौन था, तो मलिक अंबर था। कौन था, मलिक अंबर। मलिक अंबर कौन था, एक अबसिनियाई दास था जो कि एक मतलब शेख था जिसको इसके द्वारा वो लाया गया था। कहाँ लाया गया था, दक्षिण में लाया गया था। और चंगेज़ खां के नेतृत्व में वो बड़ा होता है मलिक अंबर। ठीक है। और अपनी काबिलियत से वो अहमदनगर को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक दूसरा पॉइंट और भी है अहमदनगर के संबंध में कि इन दोनों संधि जो होती है अहमदनगर और मुगलों के मध्य में, वो उसकी मध्यस्थता कौन करता है, तो उसकी मध्यस्थता करता है आदिल शाह। तो आदिल शाह कहाँ का शासक था, बीजापुर का। तो बीजापुर का शासक आदिल शाह वो मध्यस्थता करता है, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे भी एक उपाधि देता है और वो उपाधि होती है फर्जंद। फर्जंद का मतलब होता है पुत्र, यानी कि जहांगीर उसे अपना पुत्र कहता है, पुत्र यानी फर्जंद कहता है। ठीक है ना। तो फर्जंद ही पुत्र है, फर्जंद को जो मीनिंग है वो पुत्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दो लोगों को उपाधियाँ दी गई, एक तो अपने पुत्र जो उसका रियल पुत्र था खुर्रम था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि थी, और एक आदिल शाह को जो कि बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है। दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों चीज़ें आपको दिमाग के अंदर रखनी है। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर जो मलिक अंबर था, मलिक अंबर ने अपनी सेना में काफ़ी मतलब मराठों को अपनी सेना में शामिल किया है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जब मुगलों का युद्ध हुआ होगा मलिक अंबर के साथ, तो उसकी सेना के साथ टकराया होगा वो, और सेना में उसको मराठों से भी सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि मराठों के साथ सामना हो जहांगीर का होता है और जहांगीर को एहसास होता है कि मराठा बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है। तो ये सब जो मैंने बोला है मराठा बहुत शक्तिशाली है, इसका आभास जहांगीर को होता है। और जो आभास होता है तो वो कुछ करता है मराठों के लिए, और क्या करता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है। इस लाइन को दिमाग में रखिएगा, क्या करता है मराठों के लिए, ये हम आगे देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। जिस प्रकार से मैंने शाहजहां के बारे में बताया, शाहजहां की उपाधि शाहजहां कहा जाता है, कब कहा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है। अब देखते हैं जहांगीर के समय में ही कांधार स्वतंत्र हो जाता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है आपको इसके बारे में। कांधार स्वतंत्र हो जाता है किसके समय में, जहांगीर के समय में। अब देखते हैं दो विद्रोह होते हैं और दोनों ही विद्रोह इसके अपने सगे के द्वारा, जो काफ़ी नज़दीकी होते हैं, उनके द्वारा ही होता है। एक शाहजहां जो कि खुर्रम उसका बेटा था 1623 में, हालांकि बाद में वो शाहजहां उसके पास जाता है, यानी खुर्रम उसके पास जाता है और माफ़ी मांग लेता है, और अंतिम समय तक ये माफ़ी करता रह जाता है अकबर, और अंत में माफ़ करता है, और अंतिम समय में शाहजहां अकबर के साथ ही शाहजहां जहांगीर के साथ ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर महावत खां का जिक्र कर लेते हैं। तो महावत खां ने भी विद्रोह किया 1626 में। देखते हैं महावत खां और शाहजहां जो कि एक जहांगीर के साथ हैं, जहांगीर का समर्थन कर रहे हैं। जहांगीर ने इनको कई अभियानों में भेजा भी है और ये विद्रोह कर देते हैं। हालांकि बाद में विद्रोह दब जाता है और सब कुछ सही हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे वहाँ पर। फिर देखेंगे अंतिम समय में जम्मू कश्मीर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है जहांगीर की 1627 में। सन याद रखिएगा। तो जन्म कब होता है, 1569 में, और मृत्यु हो जाती है 1627 में। इसकी समाधि कहाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है लाहौर में। लाहौर के निकट शाहदरा में रावी नदी के तट के किनारे इसको दफनाया गया है। किसको, जहांगीर को। तो लाहौर
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको यहाँ पर देखना है कि जो भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं मुगल के समय में उनका मकबरा कहाँ है, उनको दफनाया कहाँ गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसीलिए इसको बताते चल रहा हूँ हर शासक के संबंध में। ठीक है, अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मलिक अंबर ने अपनी सेना में काफ़ी मराठों को जगह दी थी, मराठों को शामिल किया, और मराठों का सामना किसके साथ हुआ, खुर्रम के साथ हुआ, यानी मुगलों के साथ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब खुर्रम को इस बात का एहसास हुआ होगा, जो कि वो जीत नहीं पाता है तभी संधि करनी पड़ती है। तो संधि तो इसका मतलब उसको मराठों की शक्ति का एहसास होता है, और इसके चलते वो मराठों के लिए कुछ करता है। और वो कुछ क्या करता है, उसको उमरा वर्ग में शामिल कर लेता है। कौन, तो जहांगीर। तो ये एक तरह से स्टोरी आप इसको दिमाग के अंदर रखेंगे। उमरा वर्ग एक अमीरों का वर्ग होता था जिसमें मराठों को जहांगीर ने शामिल कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की। ठीक है, ईसाई धर्म की बात कर लें तो यहाँ पर फादर जेवियर से प्राप्त किया। अभी देखेंगे फादर जेवियर का कनेक्शन किसके साथ है। देखें, तो जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा फादर जेवियर, इसका मतलब फादर जेवियर किसके समय में था, जहांगीर के समय में था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहांगीर को संरक्षक किसको प्राप्त था, सूरदास को, और ये संत थे सूरदास और सूरसागर रचना इनकी। तो सूरसागर रचना किसके समय में रची गई, किसके संरक्षण में रची गई, तो जहांगीर के संरक्षण में रची गई। फिर देखेंगे कि जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दो भागों में डिवाइड, दो तरह की मनसबदारी व्यवस्था अपनाई इसने, दो अस्पा और सिंह अस्पा। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सेना से है, मतलब सेना का आधारभूत ढांचा जो कि मनसबदारी तय करते थे। मनसबदारी का अर्थ होता है पद या श्रेणी होता है। ठीक है, तो जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया। जहांगीर के समय में दो अंग्रेज आए। अब वो दो अंग्रेज का नाम क्या है, एक है हॉकिंस, एक सर टॉमस रो। हॉकिंस जो आया 1608 में आया, जो कि कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया, और सर टॉमस रो जो आया वो सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में आया। दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़िएगा, लेकिन दोनों को नाम याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि जहांगीर के समय में कौन आया, तो हॉकिंस, सर टॉमस रो। तो देखेंगे यहाँ पर कि एक जहांगीर के ईसाई धर्म की शिक्षा फादर जेवियर से प्राप्त, फादर जेवियर यहाँ पर है, और उसके बाद जहांगीर के समय में हॉकिंस और सर टॉमस रो भी हैं। ठीक है, तो हॉकिंस और सर टॉमस रो। अब देखेंगे नूरजहां गुट की चर्चा कर लेते हैं, बहुत जल्दी से इसको खत्म करना चाह रहा हूँ मैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मैं वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूँ जिससे आप लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो सके। अब यहाँ नूरजहां गुट की हम चर्चा कर लेते हैं। नूरजहां गुट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हम ध्यान देख रहे हैं। नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो नूरजहां पत्नी थी जहांगीर की। हालांकि यह अली कुली खां की विधवा थी, अली कुली खां की विधवा थी, जिसका विवाह बाद में जहांगीर यानी सलीम से हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद देखेंगे आप लोग। तो नूरजहां गुट था, जिससे हम जुनता गुट की संज्ञा भी देते हैं। तो जुनता गुट कहा गया किसे, नूरजहां गुट को, और इसमें शामिल थे नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला जहांगीर द्वारा दी गई उपाधि थी। जहांगीर ने नूरजहां के पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, और एक्चुअल में उनके पिता का नाम क्या था, गयास बेग था। गयास बेग नूर जहां के पिता का नाम था, और उनकी माता का नाम था असमत बेगम, और असमत बेगम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, इत्र बनाने की विधि की खोज की थी असमत बेगम ने। ठीक है, उसके बाद उसके भाई थे, जो नूरजहां के भाई आसफ खां थे, और खुर्रम यानी कि शाहजहां इसके गुट में शामिल था। ठीक है, तो और उसके बाद देख लेते हैं कुछ समय पश्चात, मतलब 1645 में ही मृत्यु हो जाती है नूरजहां की। कहाँ पर, लाहौर में। तो लाहौर में मृत्यु होती है, और लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा भी है। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने काफ़ी कम समय में आपको बता दी हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखकर इस कम से कम कुछ जो महत्वपूर्ण शासक हैं आपके मध्यकालीन, अगर शासकों के बारे में ही आप सिर्फ जान लेंगे तो आपके परीक्षा के प्रश्न अगर आपके साइड से भी कहीं से भी आ जाते हैं, भाई टफ पूछ लिया जाता है, काफ़ी टफ पूछ लिया जाता है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस बात को याद रखिए, कम से कम जितना बताया जा रहा उतना आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।